हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाय वैभव अग्निहोत्री। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग पूरी तरीके से इसकी एनाटॉमी मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो संरचना होती है उसको आप एक्सप्लेन करने में एबल होंगे। ठीक है, इस एक वीडियो के बाद में आपको किसी भी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपने मिस करी है या स्किप हुई है तो वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, हल्का सा रिवर्ट कीजिए और आप उसको दोबारा देखिए तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड पार्टिकल्स जिसको आप खा रहे होते हैं उसका स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद में उस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स इंक्लूडेड होते हैं उन सभी को एब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो रिमेनिंग होता है, जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड और अनयूजफुल फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ स्टूल बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और इस डाइजेशन की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए या इसे परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम इंक्लूड होता है, जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है कुछ ऑर्गन्स से मिलकर के। उन ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन जो होता है दैट इज माउथ और बकल कैविटी। इस माउथ के अंदर भी काफी सारे छोटे मोटे ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि आपके लिप्स, चिक्स, टंग और टीथ। इसके अलावा यूब्यूला एक ऐसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में टॉन्सिल्स होते हैं, फिर आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहां तक कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये आते हैं आपके ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा इस माउथ के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। जाहिर सी बात है, सलाइवरी ग्लैंड्स ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि सलाइवा का यानी कि लार का सीक्रेशन करते हैं। और लार में मिलने के बाद ही जो फूड होता है वो अच्छी तरीके से आपके जो बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जीआईटी जो होती है, उसके अंदर ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स आपके इस माउथ के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला जो सलाइवरी ग्लैंड होता है दैट इज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके चिक्स के साइड में, आपके इनर चिक्स की वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं जहां से सलाइवा का सीक्रेशन करने का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपके जीभ के नीचे निचले जबड़े की तरफ मिलते हैं। ठीक है, आपके जीभ के नीचे भी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार का सीक्रेशन करते हैं। इसके अलावा एक होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स जो थर्ड सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, ये आपके सॉफ्ट पैलेट की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट पैलेट यानी कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये ऐसी 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके मुंह के ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं, यानी कि आपके माउथ की रूफ का निर्माण कर रही होती हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट पैलेट में प्रेजेंट होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। अब इसके बाद में जो आता है फेरिंग्स। इस फेरिंग्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था जैसा कि मैंने आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर में बताया था। ठीक है, इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, पहला होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, आई रिपीट अगेन, पहला जो होता है वो होता है नेसोफेरिंग्स, दूसरा जो होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा जो होता है वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इनके जो नाम पड़े हुए हैं वो भी इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, नेसोफेरिंग्स जो होता है इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में और बाकी इसके अलावा ये जो 2 फेरिंग्स होते हैं ये रेस्पिरेशन के साथ साथ डाइजेशन में भी हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो फूड पाइप शुरू होता है। फूड पाइप कौन होता है? इसका नाम होता है ईसोफेगस, जिसकी लंबाई एक हेल्दी एडल्ट के अंदर 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो कि विक्टिम टू विक्टिम वेरी करती है। और
इसकी जो विड्थ होती है वो रहती है 3 से 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इस फूड पाइप को विंड पाइप से यानी कि ट्रैकिया से सेपरेट करने का काम कर रही होती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो एक पत्तीनुमा संरचना होती है जो कि खाना निगलने के तुरंत बाद ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि विंड पाइप जो होता है वो बंद हो जाता है और फूड पाइप ओपन हो जाता है। फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के ओपन होते ही जो फूड है वो इस ईसोफेगस के अंदर इजीली ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, चलिए अब ये ईसोफेगस जो होती है इसके अंदर भी, इसकी भी अगर एनाटॉमी की बात करी जाए तो ये भी 3 तरीके की लेयर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। इसकी जो पहली लेयर होती है दैट इज म्यूकोसा, दूसरी लेयर जो होती है दैट इज सब म्यूकोसा, और इसकी जो तीसरी लेयर होती है वो होती है मस्कुलरिस। ठीक है, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसमें जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा म्यूकस के सीक्रेशन का काम करती है और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्लिपरी और मॉइस्ट बनाए रखने में हेल्प करती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर ऐड करते हैं वो बिना स्टक हुए इजिली इसोफेगस से लेकर के स्टमक तक ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, और जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक सेल्स होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सीक्रेशन वो इसोफेगस के अंदर करता है और फूड जो होता है वो कुछ एंजाइम्स को कैरी करके स्टमक तक पहुंचता है। इसके अलावा जो मस्कुलरिस होती है ये इसकी सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इसके शेप और साइज को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गन इसका आता है वो होता है स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या है? स्टमक इज एन हॉलो मीन्स खाली बैग लाइक संरचना होती है, एक किसी झिल्ली की तरह होता है जिसके अंदर खाना जाकर के स्टोर हो जाता है और इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। ठीक है, हमारे डाइजेशन का जो सेकंड फेज होता है, माउथ के बाद में जो सेकंड फेज आता है डाइजेशन का, वो होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, अब स्टमक जो होता है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 4 पार्ट्स में जो डिवाइड होगा उसका पहला पार्ट होता है इस इसोफेगस के जस्ट पास में, जिसको हम लोग जानते हैं कार्डिया के नाम से। ठीक है, कार्डिया एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर स्टमक इसोफेगस से जस्ट जुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को कहा जाता है कार्डिया। दूसरा जो पार्ट होता है स्टमक का दैट इज कॉल्ड फंडस, और फंडस जो होता है वो जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जो डोम शेप स्ट्रक्चर स्टमक की होती है वो बनाती है फंडस। ठीक है, देन थर्ड पार्ट आता है इसका बॉडी। इसके अंदर जो मैक्सिमम एम्पटी स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा स्टमक के अंदर, उसको कहा जाता है बॉडी। और लास्ट में जो पार्ट बचता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है जाकर के, उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरस या फिर एंट्रम। पाइलोरस या फिर एंट्रम। ठीक है, इस तरीके की 4 पार्ट्स होते हैं हमारे स्टमक के। ठीक है, अब स्टमक के 4 पार्ट्स होने के बाद में स्टमक की वॉल्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये भी 4 तरीके की लेयर्स से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसमें पहली लेयर होती है म्यूकोसा, दूसरी होती है सब म्यूकोसा, तीसरी होती है मस्कुलरिस और चौथी होती है सेरोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो होती है ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ये स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड होता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा डायलेट हो जाती हैं, जिस वजह से इस स्टमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इटसेल्फ ये जो मसल्स होती हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ये खुद उस समय के लिए डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो तीसरी लेयर होती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स मिली हुई होती हैं। नर्व्स का फंक्शन होता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उन सभी को लेकर के स्टमक तक स्टिमुलस को लेकर के ट्रेवल करने का काम करती हैं। इसके बाद में जो
ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के ट्रेवल करने का काम करेगी। अब जो बची है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर डेड और वीकेंड सेल्स को किल करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन पर पहुंचने से पहले हम लोगों को एक चीज और बता दूं मैं कि जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस की इस स्टमक के अंदर एंट्री और इस स्टमक से ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंट्री से पहले एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस स्फिंक्टर को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। और जो स्फिंक्टर यहां पर प्रेजेंट होता है, इस जगह पर जो प्रेजेंट होता है, उस स्फिंक्टर को हम लोग पाइलोरस के नाम से पाइलोरिक स्फिंक्टर और ड्यूडेनम के नाम से इसको कहते हैं ड्यूडेनल स्फिंक्टर। ठीक है, और जब तक ये वॉल्व्स ओपन नहीं होते हैं तब तक ना तो फूड पार्टिकल्स इस इसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर कर सकता है और ना ही स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन एक बार जब फूड पार्टिकल्स इस गेट से बाहर निकल जाता है उसके बाद में यहां से उल्टा नहीं जा सकता। ठीक है, अब क्या होगा कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये कि लगभग 90% फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ड्यूडेनम और ज्यूजेनम के अंदर ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब इसके एब्जॉर्प्शन में जो इंक्लूड होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनको हम लोग ब्रश बॉर्डर एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी टोटल लंबाई होती है 7 मीटर और इसकी जो विड्थ होती है दैट इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर हो सकती है, जबकि ये विक्टिम टू विक्टिम वेरी करता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होती है वो सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ड्यूडेनम एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जो कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम कर रही होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पीएच होता है फूड का वो बढ़ाने का काम करता है, जो डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन यहां पर हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है जेजुनम। जेजुनम के अंदर ही 90% एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम के अंदर ही 90% एब्जॉर्प्शन होता है फूड के अंदर इंक्लूडेड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का। इसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है इलियम। इलियम जो होगा वो सबसे छोटा पार्ट होगा इसका, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन होगा, जबकि जेजुनम और ड्यूडेनम के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो भी कम पाई जाती हैं एज कंपेयर विद द ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ठीक है, इसके अलावा अब जो डाइजेस्टिव जूसेस यहां पर सीक्रेट हो रहे होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसके अंदर अल्फा डेक्सट्रिनेस मिलेगा, मॉल्टेस मिलेगा और सुक्रोस मिलेगा। आई रिपीट अगेन, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसके अंदर अल्फा डेक्सट्रिनेस, मॉल्टेस एंड सुक्रोस ये 3 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टेस सीक्रेट होता है। थर्ड नंबर पर इसके अंदर पेप्टाइडेज, जिसके अंदर अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज सीक्रेट होते हैं। फोर्थ नंबर पर इसके अंदर न्यूक्लियोसाइडेज और फॉस्फेटाइजेज सेक्रेट होता है। ठीक है, और ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इंक्लूड होकर के बनाते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट था इलियम, इलियम जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कंटिन्यू होता है एज सीकम। लेकिन इलियम और सीकम ये दोनों ऑर्गन किस तरीके से सेपरेटेड होते हैं, इसके लिए एक इलियोसिकल वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व।
ठीक है। ये जो इलियोसिकल वॉल्व होता है ये प्रेजेंट होता है जस्ट बिटवीन इलियम एंड सीकम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेशन होता है वो होता है, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा वाटर का। ठीक है। अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर और इसका डायामीटर होता है 6 से 7 सेंटीमीटर तक का। ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, दूसरा पार्ट होता है कॉलन। अब कॉलन के भी 4 सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि असेंडिंग कॉलन, दूसरा होता है डिसेंडिंग कॉलन, तीसरा होगा ट्रांसवर्स, और जो फोर्थ होता है दैट इज सिग्मॉइड कॉलन। ठीक है। इस तरीके के 4 कॉलन इसके अंदर मिलते हैं। अब देखिए कॉलम्स में आपको दिखा देता हूं। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ मींस असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो कॉलन जा रहा है उसको कहा जाता है असेंडिंग कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन यानी कि जो कि पैरेलली ट्रेवल कर रहा हो, जो कि बिल्कुल सीधा हो, उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉलन। इसके अलावा जो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है डिसेंडिंग कॉलन। और जो एस शेप्ड आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिख रही है, एस शेप्ड जो कॉलन होता है उसको कहा जाता है सिग्मॉइड कॉलन। लेकिन इनके जो टर्न होते हैं, जो असेंडिंग कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन के लिए टर्न होता है वहां पर उसको बोला जाता है हेपेटिक फ्लेक्सर, और जो ट्रांसवर्स कॉलन डिसेंडिंग कॉलन के लिए टर्न होता है उसको बोला जाता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है। हेपेटिक फ्लेक्सर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो असेंडिंग कॉलन का जो टर्न होता है दैट इज टू मच क्लोजर टू द लिवर, और जो ट्रांसवर्स कॉलन का और जो डिसेंडिंग कॉलन का जो टर्न होता है इट इज टू मच क्लोजर टू द स्प्लीन, इसीलिए इनको हेपेटिक और स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इसकी जो मसल्स होती हैं वो कुछ हॉस्ट्रास बनाती हैं। अब जो हॉस्ट्रास होते हैं, एक हॉस्ट्रा के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स होगा वो अगले हॉस्ट्रा के अंदर पहुंच जाता है और फिर अगला हॉस्ट्रा जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस वजह से फूड अगले वाले हॉस्ट्रा में ट्रेवल करेगा और नीचे रिलैक्सेशन होगा, फिर बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर आगे फूड ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसे जैसे फूड की ट्रेवलिंग होती जाती है वैसे वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उस फूड के अंदर जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिस वजह से जो स्टूल होता है यानी कि जो फीकस होता है वो ड्राई हो जाएगा और आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसका मेजर रोल होता है विटामिन के फॉर्मेशन के अंदर, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उस विटामिन के की सिंथेसिस करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ई कोलाई, एस फिसेलिस और सी वेल्ची, ये 3 तरीके के बैक्टीरिया आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कमी होती है तो विटामिन के की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से उससे एसोसिएटेड डिजीजेस देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। अब यहां पर एनाटॉमी में वापस आता हूं। सिग्मॉइड कॉलन के बाद में आपको यहां पर मिलती है एनाल कैनाल। एनाल कैनाल के बाद में यहां पर मिलेगा आपको एनस। अब जो एनस होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, जहां से जो वेस्ट फूड होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके सिर्फ नाम मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, जैसे कि लिवर होता है जिसके अंदर जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा पैनक्रियाज होती है क्योंकि पैनक्रियाज भी इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और गॉल ब्लैडर का भी इसके अंदर रोल रहता है। तो लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सेसरीज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखूंगा। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इस सिस्टम के अंदर वो कैसे होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपके जो डिमांड्स हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो अगला पेश करूंगा। थैंक यू सो मच।